अध्याय 1661। कल्पेश आर्यन को मारना चाहता है। उस पर हमला करो। दासों ने आर्यन पर हमला करना शुरू कर दिया। वे सभी कल्पेश द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन कर रहे थे। इन दासों ने आर्यन की ओर एक शक्तिशाली हमला किया। उनका इरादा आर्यन को नष्ट करने और अपंग बनाने का था। तुम्हें इस जगह आने पर पछतावा होगा, दासों में से एक ने आर्यन से कहा। उसे यकीन था कि आर्यन को यहां आने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाम! एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार आर्यन के शरीर पर लगा। यह हमला इतना तेज था कि इसने उस स्थान पर कंपन पैदा कर दिया। हा 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 हा। कल्पेश ये देखकर हंसा। उसे लगा कि आर्यन इस हमले से हार गया होगा, लेकिन आर्यन अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। दुश्मन से हमले प्राप्त करते समय उसने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाए। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा। सच तो यह था कि आर्यन सामने वाले व्यक्ति की ताकत देखकर निराश था। हाँ, वहां मौजूद हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि आखिर हुआ क्या था। आर्यन अभी भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा था। अभी जो हमला हुआ वो आर्यन के लिए कुछ भी नहीं था। तुम मेरे हमले से प्रभावित क्यों नहीं हुए? सामने वाले दास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन उसके हमले से बेअसर कैसे रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा हमला बहुत शक्तिशाली नहीं था, आर्यन ने उसे सूचित किया। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, इसे महसूस करो। इस दास ने फिर से आर्यन पर हमला किया। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक और अत्यंत शक्तिशाली प्रहार आर्यन के शरीर पर लगा। इस बार यह पहले से कहीं अधिक मजबूत लग रहा था, जिससे कंपन और भी तेज हो गया। एक बार फिर आर्यन पीछे नहीं हटा, वो वहीं खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस बहुत हुआ, आर्यन ने अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा। वो इस व्यक्ति की हरकतों से तंग आ चुका था। आर्यन ने अपनी एक उंगली के प्रहार से इस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया। वो दास तुरंत फर्श पर जा गिरा। उसने हमारे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, इसे मार डालो। अपने एक साथी को घायल देखकर बाकी दास तुरंत आर्यन से लड़ने के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल बेकार। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और दूर से ही अपने सामने वाले दुश्मनों पर घूंसा मारा। बाम! दूर से मारे गए आर्यन के घूंसे ने कल्पेश के सभी दासों को तुरंत बाहर कर दिया। कल्पेश के सभी दास कैसिनो से बाहर जा गिरे। अब केवल कल्पेश और शिन कबीले के कुछ युवा ही बचे थे। जो हुआ उसे देखकर कल्पेश और शिन कबीले के सदस्य तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपने सामने खड़े आर्यन को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन इन दासों को हराने में सक्षम था, जिसका मतलब था कि आर्यन के पास लड़ने की काफी अच्छी क्षमता थी। तुम्हारी लड़ने की क्षमता बुरी नहीं है, फिर भी तुम मेरे प्रतिद्वंदी होने से अभी बहुत दूर हो, कल्पेश ने कहा। फिर भी उसे अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था। अगर तुम हार मान लो और अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने देने की दया दिखा सकता हूं, आर्यन ने कल्पेश से कहा। उसने कल्पेश को माफी मांगने और आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया। कल्पेश ये सुनकर हंसने लगा। आर्यन ने जो कहा वो उसे बहुत मजेदार लगा। इस मूर्ख को देखो, इसे अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास नहीं है। कल्पेश आर्यन की मूर्खता पर हंसा। ऐसा लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। ये देखकर आर्यन के पास कल्पेश को सबक सिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसे जान से मारने के बजाय आर्यन जानता था कि ये आदमी किस तरह की सजा का हकदार है। कल्पेश जैसे व्यक्ति के लिए उचित सजा उसे अपंग बनाना था। तुम दोनों जल्दी से इसे स्थिर करो। तुम इसे रोकने के लिए किसी भी तरकीब का उपयोग कर सकते हो। मैं आलसी हूं और अपनी सुंदर देवी से बात करना चाहता हूं। कल्पेश ने अपने पास खड़े दो लोगों को आर्यन से निपटने का आदेश दिया। वे दोनों खुशी खुशी आर्यन की देखभाल करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें भयानक यातना महसूस होगी, उन दोनों ने आर्यन से कहा। तो तुम लोग हार मानने से इनकार करते हो? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो। ये देखकर आर्यन आगे बढ़ा। यह पहली बार था जब आर्यन ने कल्पेश से लड़ने की पहल की थी। आर्यन ने अपने सामने खड़े दो लोगों को नजरअंदाज किया। उसका पूरा ध्यान फिलहाल कल्पेश पर था। आर्यन का लक्ष्य अब कल्पेश को हराना था ताकि वो शीतल को हाथ न लगा सके। बाम! आर्यन ने कल्पेश पर हमला किया। उसने कल्पेश को इतना जोर से मारा कि वो फर्श पर जा टकराया। आर्यन का घूंसा लगते ही वहां का फर्श तुरंत टूट गया, जिससे कल्पेश नीचे गिर गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शिन कबीले के दो लोग आर्यन की यह हरकत देखकर आग बबूला हो गए। तुम्हें सो जाना चाहिए। आर्यन ने गॉड डोमिनेशन प्रेशर का उपयोग किया। एक भारी दबाव उन दोनों के शरीरों पर पड़ा और वे तुरंत बेहोश हो गए। इन दोनों को शांत करने के बाद आर्यन नीचे गया। वो उस स्थान पर गया जहां कल्पेश गिरा था। आर्यन जानता था कि कल्पेश अभी भी जीवित है। उसका पिछला हमला केवल एक छोटा सा प्रहार था। नीचे की मंजिल पर बहुत शोर मच गया। आर्यन की वजह से हर कोई ये देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ है। जो लोग पहले जुआ खेल रहे थे वे तुरंत रुक गए और देखने आए कि क्या हुआ है। ऊपर से कौन गिरा, ऊपर क्या युद्ध हुआ था जिससे ये सब हुआ। सब यही सोच रहे थे। वो कमीना, कल्पेश दहाड़ा। वो गिरे हुए मलबे के बीच से बाहर निकला। कल्पेश इस घटना से बहुत क्रोधित था। आर्यन ने जो किया उसे पागल कर दिया था। आर्यन नीचे आया और कल्पेश के सामने खड़ा हो गया। अब ये एक के मुकाबले एक की लड़ाई होने वाली थी।
तुम्हारी इस युवा मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर देगा? कल्पेश ने आर्यन को उन परिणामों के बारे में बताया जिनका उसे सामना करना पड़ेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मुझ जैसे किसी के साथ मुसीबत मोल लेना अच्छा नहीं है। आर्यन को कल्पेश की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कल्पेश आर्यन की बात सुनकर गुर्राया। आर्यन की बातें वास्तव में एक उकसावा थीं। मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं तुम्हें इसी जगह मार डालूंगा, कल्पेश चिल्लाया। इस बार वो आर्यन को जान से मारना चाहता था ताकि वो दिखा सके कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उकसाया जा सके। ज्यादा बातें मत करो, आगे बढ़ो और अपना कौशल दिखाओ। आर्यन ने कल्पेश को अपनी ताकत दिखाने की चुनौती दी। कल्पेश आगे बढ़ा और तुरंत आर्यन की ओर झपटा। ये स्पष्ट था कि वो आर्यन पर प्रबल हत्या के इरादे से हमला कर रहा था। वहां मौजूद हर कोई उत्साहित था। वे कल्पेश और एक महस्यमय युवक के बीच की लड़ाई देखने वाले थे। वे जानना चाहते थे कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, अत्याचारी कल्पेश या वो महस्यमय युवक। जल्द ही शुरू होने वाले इस युद्ध में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय 1662 कल्पेश को नियंत्रित करना। कल्पेश आगे बढ़ा। उसने अपने सामने खड़े आर्यन पर हमला किया। कल्पेश के हाथ से आग की एक विशाल मुट्ठी निकली जो सीधे आर्यन की ओर बढ़ी। फ्लेम पंच, कल्पेश चिल्लाया। वो आर्यन की ओर देखते हुए इस तरह चिल्लाया जैसे उसने पहले ही आर्यन पर जीत हासिल कर ली हो। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका इरादा कल्पेश के प्रहार को पकड़ने का था। मूर्ख, नरक में जाओ, कल्पेश ने आर्यन से कहा। बाम, कल्पेश का घूंसा आर्यन ने रोक लिया। आर्यन ने कल्पेश के प्रहार को बहुत आसानी से ब्लॉक कर दिया। क्या ये मज़ेदार नहीं है? तुम इतना जोर से चिल्लाते हो जबकि वास्तव में तुम्हारी ताकत कुछ खास नहीं है। आर्यन कल्पेश का व्यवहार देखकर हंसा। कल्पेश की चीख बहुत तेज थी, लेकिन ये उसकी ताकत के बिल्कुल विपरीत थी। आर्यन के अनुसार शिनबा की ताकत अभी भी कल्पेश से कहीं बेहतर थी। मुझे छोड़ दो, कल्पेश चिल्लाया। उसने आर्यन से खुद को मुक्त करने के लिए कहा। बहुत बुरा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आर्यन ने कहा कि वो कल्पेश को नहीं छोड़ेगा। कड़क, आर्यन ने कल्पेश का हाथ तोड़ दिया। उसने कल्पेश के हाथ की हड्डी तोड़ने के लिए बहुत अधिक बल का प्रयोग किया। आह! कल्पेश दर्द के मारे चिल्ला उठा। आर्यन द्वारा उसकी बांह तोड़े जाने से वो तड़प उठा। कल्पेश का हाथ तोड़ने के बाद आर्यन ने कल्पेश के शरीर पर लात मारी, जिससे कल्पेश उड़कर वहां रखी कई मेज़ों से जा टकराया। वहां मौजूद लोग जो देख रहे थे उससे दंग रह गए। उनके सामने जो था वो उनकी कल्पना से परे था। हालांकि लोगों ने सोचा था कि कल्पेश आसानी से और जल्दी जीत जाएगा, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं थी। कल्पेश को आर्यन से गहरा घाव मिला था। वो व्यक्ति कौन है? उसने कल्पेश का ये हाल कर दिया। हर कोई पूछने लगा कि क्या हुआ। वो जानना चाहते थे कि आर्यन कौन है और उसने कल्पेश को इस तरह कैसे हराया। यही नहीं, आर्यन आगे बढ़ा और कल्पेश की ओर चल दिया। वो अभी भी इस व्यक्ति पर कुछ और हमले करना चाहता था। पास मत आओ। कल्पेश पहले से ही लहूलुहान था। आर्यन के हमले से उसका मुंह और कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी बांह टूट चुकी थी, इसलिए वो आर्यन को रोकने के लिए केवल अपने बचे हुए एक हाथ का उपयोग कर सकता था। आर्यन ने कल्पेश के आदेशों को नज़रअंदाज किया और उसकी ओर बढ़ता रहा। कल्पेश ने आर्यन की ओर कई अग्नि हमले किए, लेकिन वे हमले आर्यन तक पहुंचने से पहले ही मुड़ गए। आर्यन ने कल्पेश के हमलों को पहले ही विफल कर दिया था, इसलिए कल्पेश जो कर रहा था वो निरर्थक था। आर्यन ने कल्पेश का सिर पकड़ा और उसे दीवार पर कई बार दे मारा। बाम! टकराने की आवाज़ काफ़ी तेज थी। वे सभी उस तेज आवाज़ को सुन सकते थे जब कल्पेश का सिर दीवार से टकराया। वो बहुत क्रूर है। क्या उसे परिणामों का डर नहीं है? हर कोई वास्तव में आर्यन के लिए खेद महसूस कर रहा था। कल्पेश वास्तव में दर्द में था। आर्यन की यातना अत्यंत पीड़ादायक थी। अभी रुक जाओ, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, कल्पेश ने आर्यन से कहा। इस स्थिति में भी कल्पेश के पास आर्यन को धमकाने का समय था। कल्पेश के सड़े हुए मुंह से निकलती रही धमकियों को देखकर आर्यन और भी हिंसक हो गया। उसने कल्पेश को अनावश्यक परेशानी मोल लेने के परिणामों का एहसास कराया। ताज़ा खून कल्पेश के शरीर से बहने लगा। अब वो बेहोश हो चुका था और उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। कल्पेश की स्थिति को देखते हुए अब वो आर्यन के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें अभी यहां से जाना चाहिए, आर्यन ने वहां मौजूद सभी लोगों को आदेश दिया। आर्यन की बात सुनकर हर कोई डर गया। वे सभी जितनी जल्दी हो सके वहां से चले गए। पल भर में वो जगह खाली हो गई। बहुत अच्छा, आर्यन खुश था। सब कुछ जल्दी खत्म हो गया और मामला सुलझ गया। शीतल नीचे आई। वो नीचे आई और आर्यन से मिली।
शीतल कल्पेश की ओर गई और उसने कल्पेश का थोड़ा उपचार किया। क्या? आर्यन को समझ नहीं आया कि शीतल अभी क्या सोच रही थी। उसने कल्पेश की मदद क्यों की, जो उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता था? तुम वास्तव में क्या कर रही हो? आर्यन को शीतल की सोच समझ नहीं आई। उसे लगा कि शीतल बहुत भ्रमित करने वाली है। मैं केवल उन लोगों की मदद करती हूं जिन्हें मदद की जरूरत है, शीतल ने आर्यन से कहा। तुम अजीब हो, भले ही उसके इरादे तुम्हारे लिए खराब थे, आर्यन ने शीतल से कहा। उसने अभी तक कुछ बुरा नहीं किया है, इसलिए उसके प्रति इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है, शीतल ने आर्यन की बात का जवाब दिया। मैं वास्तव में नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम क्या कर रही हो। तो तुम शिन कबीले के साथ मुसीबत क्यों मोल ले रही हो? आर्यन ने सीधे शीतल से पूछा। दरअसल शिन कबीले का वेंजेंस फेट और जोंग योल से थोड़ा संबंध है, शीतल ने आर्यन को बताया। ओह, तो ऐसी बात है। अब आर्यन समझ गया कि शीतल क्या चाहती थी। हम इस व्यक्ति का उपयोग शिन कबीले में प्रवेश करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए करेंगे, शीतल ने आर्यन से कहा। उसका इरादा कल्पेश का उपयोग करके शिन कबीले के भीतर घुसने का था। तो फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर आर्यन काफी उत्तेजित हो गया। वो तुरंत गया और उसने कल्पेश को पकड़ लिया। वे शिन कबीले में प्रवेश करने के लिए कल्पेश का उपयोग करने जा रहे थे। इसके लिए आर्यन को एक तरकीब का उपयोग करना पड़ा, ताकि कल्पेश उसके आदेशों का पालन करे। हालांकि इस विधि से कल्पेश की याददाश्त को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। शीतल ने आर्यन को वो करने दिया जो वो चाहता था। उसका मूल उद्देश्य जोंग योन को पकड़ना था। वो एक खतरनाक व्यक्ति था जिसे जल्दी पकड़ने की जरूरत थी। आर्यन ने कल्पेश को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। अब वे अपनी जरूरतों के लिए कल्पेश का उपयोग कर सकते थे। हमें जल्दी से शिन कबीले की किसी गुप्त जगह पर ले चलो, आर्यन ने कल्पेश को आदेश दिया। ठीक है, कल्पेश ने आज्ञा मानी। वो आर्यन और शीतल को शहर से दूर एक जगह ले गया। पता चला कि शिन कबीले ने जोंग योल के साथ मिलकर एक छिपी हुई जगह बनाई थी, ताकि कोई हंगामा होने पर शिन कबीले का नाम साफ रहे। शिन कबीला किस तरह का व्यवसाय विकसित करता है? आर्यन ने शीतल से पूछा। वे कई पक्षों के लिए हथियारों, आर्टिफैक्ट्स, गोलियों और कुछ युद्ध सामग्री का व्यापार करते हैं, शीतल ने बताया। तो वे मिलकर काम करते हैं, ये भी बुरा नहीं है। व्यवसाय में बुरा या अच्छा जैसा कुछ नहीं होता, केवल लाभ होता है। ऐसा लगता है कि यही वो चीज है जिसका उपयोग इस मामले का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 1663। प्रिया बनाम तामसी 1। चलो देखते हैं कि ये वही जगह है या नहीं। शीतल आर्यन को पास ले गई। वो जानना चाहती थी कि क्या यही वो स्थान है जिसकी उन्हें तलाश थी। यदि नहीं, तो उन्हें शिन कबीले से कोई समस्या नहीं होगी और कबीले पर लगे आरोपों को हटा दिया जाएगा। तुम यहीं लुको। आर्यन ने कल्पेश को उसी स्थान पर रुकने का आदेश दिया। वो और शीतल आगे जाकर ये देखना चाहते थे कि वहां क्या चल रहा है। जैसे ही आर्यन और शीतल पास पहुंचे, उन्होंने वहां तामसी को देखा। वो महिला, वो इसी जगह पर है। आर्यन ने तामसी की ओर देखा। उस महिला को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। सच तो ये था कि आर्यन उस महिला से नफरत करता था। तामसी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां होगी। शीतल तामसी के बारे में जानती थी, लेकिन उसे उसके वहां होने की उम्मीद नहीं थी। तामसी का वेंजेंस फेट संप्रदाय में काफी ऊंचा पद है। वो एक खतरनाक और बहुत चालाक महिला है। वेंजेंस फेट संप्रदाय के लोग हर तरह की जगहों पर इतनी आसानी से कैसे प्रकट हो रहे हैं? क्या वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे? आर्यन ने शीतल से पूछा। वेंजेंस फेट संप्रदाय गॉड रेल्म की महान शक्तियों की छाया में खेलता है। उनका पता लगाना कठिन है। इसके अलावा वे खुद को छिपाने और अपनी जानकारी बदलने में बहुत कुशल हैं। शीतल ने आर्यन को उनकी छिपने की कला के बारे में बताया। ये तो बस एक बहाना है। वास्तव में गॉड रेल्म के शासकों को अभी भी उनकी जरूरत है, आर्यन ने शीतल से कहा। शीतल चुप रही। वो आर्यन की बात को सुनती रही और उसके पास आर्यन के तर्कों का कोई जवाब नहीं था। उस बात को छोड़ो, चलो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, शीतल ने विषय बदलते हुए कहा। क्या तुम उस व्यक्ति को पकड़ना चाहती हो? आर्यन ने पूछा कि क्या शीतल तामसी को बंदी बनाना चाहती है। यदि तुम उसे जीवित पकड़ सको तो अच्छा है, लेकिन यदि संभव न हो तो जो चाहो वो करो, शीतल ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, मैं मदद करूंगा। आर्यन और शीतल दोनों की इच्छा एक ही थी। वे तामसी को पकड़ना चाहते थे। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग ये देखने के लिए किया कि क्या वहां टीना भी है। आर्यन को टीना का पता नहीं चला, लेकिन उसे वेदांश का ठिकाना मिल गया। मैं उस आदमी को देख लूंगा। इस बार आर्यन जरूर वेदांश से निपटेगा, क्योंकि उस आदमी ने उसके लिए काफी परेशानी खड़ी की थी। शीतल, मैं उस आदमी का सामना करने जा रहा हूं। तुम कृपया मेरे लिए तामसी को संभालो, आर्यन ने शीतल से कहा। आर्यन?
शीतल ने आर्यन के जल्दबाजी वाले व्यवहार को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से आर्यन पहले ही जा चुका था। वो वेदांश के स्थान की ओर बढ़ गया था। अपनी क्षमताओं के साथ आर्यन जहां चाहे वहां जा सकता था। उसका आयामी नियंत्रण बहुत शक्तिशाली था। शीतल आर्यन को रोक नहीं सकी। अब वो केवल तामसी को पकड़ने पर ध्यान दे सकती थी। शीतल ने अपनी उंगली की अंगूठी से एक पत्थर निकाला और उसे अपने हाथ में मसल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पत्थर से एक प्रकाश निकला। उसके बाद लगभग कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लगभग 10 मिनट बाद शीतल के पास एक प्रकाश पोर्टल दिखाई दिया और तितली के बालों आभूषण वाली एक सुंदर महिला प्रकट हुई। वो महिला प्रिया थी। वर्तमान में प्रिया अत्यंत सुंदर और एक बहुत ही आकर्षक परिपक्व आकर्षण से भरी हुई थी। वो किसी देवी की तरह लग रही थी और एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में विकसित हो चुकी थी। बहन शीतल, आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रिया ने शीतल से पूछा। प्रिया बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रही थी, लेकिन जब शीतल ने उसे पत्थर के माध्यम से बुलाया तो वो अपनी पूरी गति के साथ तुरंत वहां पहुंच गई। प्रिया, वहां देखो। शीतल ने प्रिया को तामसी की ओर देखने के लिए कहा। प्रिया ने तामसी को देखा। उसने उस महिला को पहचाना जिसने टीना को मुक्त किया था। बहन शीतल, मैं उसे पकड़ लूंगी। प्रिया ने शीतल से कहा कि वो तामसी को बंदी बना लेगी। ऐसा ही करो, मुझे अपनी साधना का परिणाम दिखाओ जो तुमने अब तक की है। शीतल ने प्रिया को अनुमति दे दी। प्रिया ने सिर हिलाया और वो तामसी की ओर बढ़ी। शीतल बाकी लोगों का ख्याल रखेगी ताकि वे गवाह बन सकें जिनका शीतल उपयोग कर सके। लंबे समय बाद मिले। प्रिया तामसी के ठीक सामने प्रकट हुई। प्रिया को तामसी पर पीछे से हमला करना पसंद नहीं था। उसने आमने सामने लड़ने का फैसला किया। तुम? तामसी ने प्रिया को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इस जगह पर आएगी। छोटी बच्ची, तुम क्या चाहती हो? तामसी ने प्रिया से पूछा। मैं तुम्हें पकड़ने आई हूं, प्रिया ने शांत भाव से कहा। तामसी प्रिया की बात सुनकर हंसने लगी। उसे प्रिया का मजाक बहुत अच्छा लगा। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि इस बूढ़ी औरत को पकड़ना इतना आसान है? तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, तामसी ने प्रिया से कहा। क्यों नहीं? क्या मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत है? प्रिया ने तामसी से पूछा। बेशक, मेरी सहमति के बिना तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी, तामसी ने गर्व से कहा। तो मुझे ऐसी किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, प्रिया ने कहा कि वो इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। प्रिया ने अपना सेंट लाइट जिथर निकाल लिया और वो तामसी से लड़ने की तैयारी करने लगी। इस महिला को पकड़ो, मुझे ये पसंद नहीं। प्रिया को विरोध करते देख तामसी तुरंत अपने अधीनस्थों को प्रिया को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तामसी के 8 आदमी आगे बढ़े और उन्होंने प्रिया को घेर लिया। प्रिया ने जिथर बजाना शुरू किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अत्यंत सुंदर संगीत गूंज उठा। आह! प्रिया के पास मौजूद लोग इस आवाज को सुनकर चिल्लाने लगे। ये दर्द देता है। हर कोई पीड़ा में था। जिथर की आवाज ने उनके कानों और शरीर को चोट पहुंचाई, यहां तक कि उनके दिमाग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फटने वाले हों। वेंजेंस फेट संप्रदाय के लोग गिरने लगे और जमीन पर लौटने लगे। वे इस यातना को सहन नहीं कर पा रहे थे। रुको, इसे बंद करो, हर कोई चिल्लाया। उन्होंने प्रिया से इसे तुरंत रोकने के लिए कहा। प्रिया नहीं रुकी। उसने दुश्मन की बात नहीं सुनी। जब तक वे हार नहीं मान लेते, प्रिया नहीं रुकने वाली थी। इस महिला की क्षमता बहुत कष्टदायक है। तामसी ने देखा कि प्रिया की कला बहुत परेशानी पैदा कर रही थी। यहां तक कि तामसी को भी अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि प्रिया अपने हाथ में जिथर के साथ खेल रही थी। अब मैं और शांत नहीं रह सकती। तामसी को लगा कि उसे प्रिया को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। अध्याय 1664। प्रिया बनाम तामसी 2। तामसी ने प्रिया पर हमला करने का फैसला किया। उसने अपने प्रहार से प्रिया पर आक्रमण किया। तामसी की हथेली से एक अंधेरी शक्ति निकली जो प्रिया से टकराने ही वाली थी। जैसे ही तामसी करीब आई, प्रिया ने अपने जिथर के तारों को और अधिक मजबूती से झंकारा, जिससे एक विशाल लहर पैदा हुई जिसने तामसी को दूर उड़ा दिया। तामसी प्रिया के वार से उड़ गई। प्रिया का हमला तामसी को पीछे धकेलने के लिए काफी शक्तिशाली था। धिक्कार है, ये तो बहुत ताकतवर है। तामसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रिया इतनी मजबूत हो जाएगी, जबकि पहले प्रिया सिर्फ एक कमजोर छोटी लड़की थी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। तामसी ने स्वीकार किया कि प्रिया के पास एक ऐसी प्रतिभा थी जो टीना से कम नहीं थी। प्रिया ने फिर से सेंट लाइट जिथर बजाया। इस बार प्रिया ने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। आह! तामसी को बहुत गहरा और असहनीय दर्द होने लगा। ये पीड़ा तामसी के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। इसे रोको। तामसी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। वो प्रिया की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। प्रिया रुकना नहीं चाहती थी। वो तामसी को तब तक कोने में धकेलती रही जब तक कि तामसी असहाय नहीं हो गई। गॉडेस मेलेडी तकनीक इतनी दुर्जेय थी कि तामसी जैसी महिला को भी प्रिया का सामना करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
तामसी ने अपने कान ढकने की कोशिश की, लेकिन उसका ये प्रयास व्यर्थ रहा। जिथर की आवाज़ अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। धिक्कार है, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकती। तामसी वास्तव में इस भीषण दर्द को झेलने में असमर्थ थी। प्रिया की क्षमता इतनी कष्टप्रद थी कि उसने तामसी जैसे व्यक्ति को तड़पने पर मजबूर कर दिया। तामसी का शरीर बहुत घने अंधेरे से घिरने लगा। ये घना अंधेरा बहुत तेजी से फैल गया। तामसी की आंखें एक राक्षस की तरह लाल होने लगीं। उसके क्रोध ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की है, इस बार तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे, तामसी ने प्रिया से कहा। तामसी जितनी अधिक क्रोधित होती, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती। प्रिया निश्चित रूप से तामसी की क्षमताओं के बारे में पहले से जानती थी कि तामसी केवल क्रोधित होने पर ही अधिक मजबूत होती है। तामसी तुरंत प्रिया की ओर बढ़ी। इस बार वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके प्रिया पर हमला करना चाहती थी। तामसी ने अब खुद को नहीं रोका। वो प्रिया को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। शुरू से ही तामसी को प्रिया के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। वो अपने दोनों हाथों से प्रिया का अंत करना चाहती थी। लाइट शील्ड। प्रिया ने प्रकाश की एक ढाल बनाई। जब तामसी ने प्रिया पर हमला करने की कोशिश की तो ये ढाल उसे पीछे धकेलने लगी। धिक्कार है, प्रकाश की शक्ति वास्तव में बहुत कष्टप्रद है। तामसी बहुत क्रोधित थी। वो प्रिया की प्रकाश शक्ति के कारण और भी चिढ़ गई थी। इसके कारण तामसी प्रिया को छू तक नहीं पा रही थी। प्रिया की ढाल ने उसे अछूत बना दिया था। प्रिया ने फिर से गॉडेस मेलोडी तकनीक की शक्ति का लाभ उठाया और तामसी पर हमला किया। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बावजूद तामसी को अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा था। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे सह रही थी। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तामसी को लगा कि उसे इसे तुरंत समाप्त करना चाहिए, अन्यथा वो प्रिया के हमले से नहीं बच पाएगी। प्रिया का हमला बहुत शक्तिशाली था, जिसने तामसी के शरीर को प्रभावित किया और समय के साथ उसे और कमजोर बना दिया। फेट व्हिप अबिस। तामसी ने एक काले रंग का चाबुक निकाला। उसने इस चाबुक को घुमाया और प्रिया की ढाल को नष्ट करना शुरू कर दिया। प्रिया बहुत शांत थी। वो तामसी के हमलों का विरोध करते हुए वास्तव में बहुत सहज महसूस कर रही थी। ये नष्ट क्यों नहीं हो रहा? तामसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अभी भी प्रिया की ढाल को नहीं तोड़ सकी थी। ये बेकार है, तुम जो कर रही हो वो काम नहीं करेगा। प्रिया ने कहा कि तामसी का हमला सफल नहीं होगा। मुझे कम मत समझो, तुम सिर्फ एक छोटी लड़की हो, तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है, तामसी ने प्रिया से कहा। ग्रेट डार्कनेस नोवा। तामसी ने एक विशाल अंधेरे का गोला बनाना शुरू किया। वो पूरी शक्ति से प्रिया को नष्ट करना चाहती थी। तामसी ने एक विशाल मात्रा में शक्ति एकत्रित की। ये शक्ति प्रिया को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। चेन ऑफ लाइट। प्रिया ने प्रकाश की जंजीरों का उपयोग किया। सैकड़ों जंजीरों ने सीधे तामसी के शरीर को जकड़ लिया। तामसी जो ग्रेट डार्कनेस नोवा का उपयोग करने की तैयारी कर रही थी, तुरंत वहीं रुक गई। उसकी हलचल प्रिया ने बंद कर दी थी। मुझे जल्दी छोड़ो, तामसी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रकाश की उन जंजीरों से खुद को मुक्त नहीं कर सकी थी। इसके विपरीत जंजीरों में बंधने के बाद तामसी की शक्ति और भी कमजोर हो गई। ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म होती है। स्वॉर्ड ऑफ लाइट। प्रिया के चारों ओर कई उड़ती हुई तलवारें दिखाई दीं। प्रकाश की ये तलवारें तामसी की ओर बढ़ी और उसे चुभने लगीं। आह! प्रकाश की तलवारों ने तामसी के शरीर को कई हिस्सों में भेद दिया। जब प्रकाश की तलवार तामसी के शरीर के पार हुई तो उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकला। प्रिया के हमले ने तामसी के शरीर को घायल नहीं किया था, बल्कि उसके हमले ने तामसी की आत्मा को भेद दिया था, जिससे उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसे असली तलवार से घोंपा गया हो। तामसी कमजोर हो गई। प्रिया ने जो किया उसके कारण उसकी चेतना लुप्त होने लगी। अब जबकि प्रिया की क्षमताएं मास्टर स्तर पर हैं, वो अपनी शक्तियों पर बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकती है। ये प्रिया को शीतल के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रकाश नियंत्रक बनाता है। बेहतरीन काम। शीतल प्रिया के पास आई। उसने तामसी को इतनी आसानी से पकड़ने के लिए प्रिया की प्रशंसा की। बहन शीतल, अब आप क्या करने वाली हैं? प्रिया ने शीतल से पूछा कि वो तामसी का क्या करेंगे। फिलहाल के लिए हम उसे बंदी बनाकर रखेंगे, वो कुछ समय के लिए हमारी बंधक रहेगी, शीतल ने बताया। प्रिया ने सिर हिलाया। तामसी को कैदी बनाना एक बहुत अच्छी बात थी। बूम! एक विस्फोट हुआ। वेंजेंस फेट संप्रदाय के ठिकाने के निचले हिस्से में एक विशाल विस्फोट हुआ। ये शक्ति। प्रिया ने विस्फोट के स्रोत की ओर देखा। उसने दूर से आर्यन की शक्ति को महसूस किया। बहन, क्या ये आर्यन है? प्रिया ने शीतल से पूछा। बेशक, ये आर्यन है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कष्टप्रद दुश्मन से निपट रहा है, जो तामसी से भी अधिक परेशानी वाला है, शीतल ने प्रिया से कहा। क्या आप उसकी मदद करने नहीं जाएंगी? प्रिया ने पूछा। क्यों? उसने अभी इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति प्राप्त की है। अब केवल कुछ ही लोग उसकी बराबरी कर सकते हैं, शीतल ने प्रिया को बताया। ये सुनकर प्रिया को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। ऐसा लगा कि आर्यन ने बहुत तेजी से प्रगति की है। तुम उससे मिलना नहीं चाहती? शीतल ने प्रिया से पूछा। शायद मैं उसे अभी कुछ समय तक नहीं देखूंगी, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूं, प्रिया ने शीतल से कहा।
वो आर्यन को चौंकाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को सामने ना आने का फैसला किया। बहन शीतल, मैं तामसी को वापस ले जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप आर्यन का अच्छे से ख्याल रखेंगी, प्रिया ने शीतल से कहा। अध्याय 1665 वेदांश का विकास। ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। शीतल ने प्रिया से वादा किया कि वो आर्यन का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि वो ठीक रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया ने शीतल का आभार माना, जिसके बाद प्रिया तामसी को अपने साथ लेकर हेवन लाइट पैलेस वापस चली गई। प्रिया के जाने के बाद शीतल ने आर्यन की ओर देखा। वो आर्यन की लड़ाई देखना चाहती थी। आर्यन और वेदांश के बीच काफी भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे। तुम वापस कैसे आए? वेदांश को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन गॉड रेल्म में वापस लौट आएगा। क्या हुआ? क्या तुम मुझे वापस देखकर निराश हो? आर्यन ने वेदांश से कहा। आर्यन ने एक कुटिल मुस्कान दी। अब जबकि आर्यन वेदांश से मिल चुका था तो ये बदला लेने का समय था। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम काफी अच्छे हो क्योंकि तुम अनदर वर्ल्ड एबिस से बाहर निकलने में सफल रहे, वेदांश ने आर्यन से कहा। तुम अनदर वर्ल्ड एबिस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। ऐसा लगता है कि तुम पहले भी उस जगह जा चुके हो, आर्यन ने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा। आर्यन ने समझ लिया था कि वेदांश उस खाई में जा चुका है। ये आदमी उन बीजों को लाने के लिए वहां गया होगा जिन्हें उसने मानव शरीरों में बोया था। बेशक, वरना मेरा शोध कैसे सफल होता। क्या तुम्हें उस जगह के जीव पसंद हैं? वहां की प्रजातियां बहुत रहस्यमयी हैं। क्या ये वास्तव में कमाल का नहीं है? वेदांश ने आर्यन से कहा। मुझे इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आर्यन को इन सब की परवाह नहीं थी। वो बस वेदांश को पीटकर इस दुनिया से गायब कर देना चाहता था। वेदांश का अस्तित्व अत्यंत खतरनाक था। ये आदमी पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? वेदांश ने आर्यन से पूछा। लगता है तुम्हें मेरा असली उद्देश्य पता चल गया है। ऐसा लग रहा है कि हमने अभी शुरुआत ही की है। आर्यन आगे बढ़ा और उसने अपने सामने खड़े वेदांश पर हमला किया। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। वेदांश अब भाग नहीं सकता था। वो इस जगह से और दूर नहीं जा पा रहा था। अब वेदांश के पास केवल आर्यन का सामना करने का ही रास्ता बचा था। वो केवल आर्यन से लड़कर उसे हराने की कोशिश कर सकता था। वेदांश में अपने कपड़े फाड़ दिए और उसका शरीर काला पड़ने लगा। वो एक बहुत ही अजीब राक्षस में बदलने लगा। आर्यन को वेदांश के इस नए रूप के बारे में नहीं पता था। वो बस इतना देख पा रहा था कि वेदांश की कई आंखें थीं और उसका शरीर एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। ये एक महान खोज है जो मैंने की है। तुम मेरे इस रूप को देखकर पछताओगे, वेदांश ने आर्यन से कहा। वेदांश ने आर्यन के सामने अपना असली रूप दिखा दिया था। तुम किस तरह के राक्षस हो? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या चीज खड़ी है। ये राक्षस बहुत ही अजीब और तर्कहीन था। तुम फिर से मेरा अपमान कर रहे हो? वेदांश आर्यन की बात सुनकर गुस्से में आ गया। तुम इंसानी कमीने, तुम्हें उस उत्कृष्ट कृति का अंदाजा नहीं है जिसे बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। इसे चखो। वेदांश ने गुस्से में आर्यन पर काले रंग की आग की सांस छोड़ी। आर्यन ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और अपने सामने बर्फ की एक ढाल बनाई। वेदांश के हमले में एक अत्यंत खतरनाक अंधेरी शक्ति थी। अगर आर्यन इससे टकराता तो ये थोड़ा कष्टदायक हो सकता था। आर्यन द्वारा बनाई गई ढाल अंधेरे से दूषित होने लगी। बर्फ की ढाल काली पड़ने लगी। ये देखकर आर्यन समझ गया कि वेदांश का हमला कितना शक्तिशाली था। कितना सही समय है। आर्यन ने देखा कि ये वेदांश पर सीधा हमला करने का बहुत अच्छा मौका है। आर्यन की एक खाली उंगली से बिजली निकलने लगी और उसने वो बिजली वेदांश की ओर छोड़ दी। आर्यन के हाथ की बिजली बहुत तेजी से वेदांश के मुंह की ओर बढ़ी, जो उस समय काली लपटें उगल रहा था। बूम! वेदांश के मुंह में एक धमाका हुआ, जिससे उसका मुंह आंशिक रूप से बिखर गया और आर्यन के हमले से क्षतिग्रस्त हो गया। बेकार कमीने! आर्यन वेदांश पर और भी अधिक गुस्से में आ गया। आर्यन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वो वेदांश की इस हालत का आनंद ले रहा है। डार्क फ्लेम ब्लास्ट! वेदांश ने हार नहीं मानी और फिर से आर्यन पर हमला करने की कोशिश की। वेदांश के चारों ओर आग के कई बड़े काले गोले दिखाई दिए और उसने उन्हें आर्यन की ओर दाग दिया। आर्यन ने अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करके वेदांश के हमलों को थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। आर्यन ने वेदांश के सभी हमलों को उस जगह से हटा दिया। हाँ, ये किस तरह का तरीका है? वेदांश आर्यन के तरीके से भ्रमित था। सच तो ये था कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वेदांश जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी ये बहुत ही बेतुका था। क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया? तुम अपनी पूरी ताकत कब दिखाओगे? आर्यन ने वेदांश से कहा। आर्यन चाहता था कि वेदांश अपने इस वर्तमान रूप की पूरी शक्ति दिखाए। वेदांश ने आर्यन की बातों से उत्तेजित होने की कोशिश की, लेकिन ये करना बहुत कठिन लग रहा था। वो आर्यन के शब्द सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। तुम पूरी शक्ति देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। तैयार रहो क्योंकि ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी, वेदांश ने आर्यन से कहा। वेदांश अब और सीरियस होने के लिए तैयार था।
उसने फिर से अपना रूप बदला और एक भूतिया मानव मुखौटे जैसे रूप में बदल गया, जिसका शरीर बहुत लंबा और विशाल था। अध्याय 1666 वेदांश की हार। रॉर। वेदांश ने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो इतनी तेज थी कि उससे आर्यन के कान फटने लगे। आर्यन ने देखा कि वेदांश बहुत जोर से चिल्लाया और उसकी चिल्लाहट ने आसपास की जमीन को हिलाकर रख दिया। आखिरकार मैं इस रूप तक पहुंच गया। इस रूप के साथ कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। वेदांश बहुत खुश था। वो अपने अब तक के सबसे उच्चतम रूप में पहुंच गया था। इस बार तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत पाओगे। वेदांश ने आर्यन से कहा कि अब उसकी जीत नामुमकिन है। सिर्फ बकवास मत करो। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसे मुझे दिखाओ क्यों नहीं, आर्यन ने कटाक्ष करते हुए कहा। वेदांश का गुस्सा फिर से बढ़ गया। आर्यन लगातार वेदांश के क्रोध को भड़का रहा था। मरो। वेदांश ने आर्यन पर एक काला लेजर दागा। इस लेजर ने अपने सामने आने वाली हर चीज को आसानी से नष्ट कर दिया। यहां तक कि सबसे मजबूत चट्टान भी वेदांश द्वारा छोड़े गए लेजर से टकराते ही तुरंत बिखर गई। आर्यन ने तुरंत अपने शरीर को हेवनली आर्मर से ढक लिया। उसने वेदांश के सुपर मजबूत हमले और उसकी भयानक कुचलने वाली शक्ति के खिलाफ अपना बचाव किया। वेदांश ने अपने हमले को और तेज कर दिया। उसने आर्यन की ओर भारी प्रहार करना जारी रखा। इससे आर्यन के आसपास की जमीन भाप बनकर उड़ने लगी। वेदांश द्वारा दागे गए लेजर की गर्मी ने जमीन को सुखा दिया था। मरो, मर जाओ, वेदांश चिल्लाता रहा। वो चाहता था कि आर्यन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। डिमेंशन ब्रेकर। आर्यन ने वेदांश के हमले का जवाब दिया। उसने डिमेंशन ब्रेकर का उपयोग करके एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया। कड़क कड़क। जैसे ही आर्यन ने डिमेंशन ब्रेकर का इस्तेमाल किया, आर्यन के आसपास का समय जैसे थम सा गया और वेदांश के शरीर के चारों ओर आयामी दरारें दिखाई देने लगी। वेदांश का राक्षसी शरीर एक मूर्ति की तरह शांत हो गया। फिलहाल वेदांश अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। ये क्या है? वेदांश को अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे अब अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था। क्लैंक। एक जोरदार आवाज हुई और वेदांश का राक्षसी शरीर टुकड़ों में बदल गया। आयाम में हुए विस्फोट ने वेदांश के भारी शरीर को कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया। वेदांश का बिखरना काफी नाटकीय था। वो हजारों टुकड़ों में बदल गया। ये कैसे हुआ? ये असंभव है। वेदांश को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आर्यन से इतनी आसानी से कैसे हार गया। मेरी पुनर्जीवित होने की क्षमता कहाँ गई? वेदांश खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर के घाव अब भर नहीं रहे थे। आर्यन वेदांश के करीब पहुंचा। अब वो वेदांश के ठीक सामने खड़ा था। ये क्या था? तुमने ऐसा कैसे किया? वेदांश ने आर्यन से पूछा कि उसने ये सब कैसे संभव किया। क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं? आर्यन ने वेदांश से कहा। कमीने, तुम हमेशा मुझे कम आंकते हो। वेदांश आर्यन की बात से संतुष्ट नहीं था। आर्यन की हर बात उसे और गुस्सा दिला रही थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे पास क्षमता नहीं है? तो फिर तुम खुद क्यों नहीं जान पाए कि मैंने क्या किया है? आर्यन ने वेदांश से कहा। तुम एक नीच इंसान हो। वेदांश आर्यन को कोसता रहा। वो तब तक गालियां देता रहा जब तक कि उसकी सांसें बेकाबू नहीं हो गईं। तुम बहुत शोर मचा रहे हो। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। आर्यन को वेदांश के कड़वे शब्द पसंद नहीं आए। इससे उसके कानों में खुजली होने लगी थी। आर्यन ने वेदांश को कुचलकर मार डाला। वेदांश जैसे पागल और खतरनाक शोधकर्ता का इस दुनिया में जीवित रहना ठीक नहीं था। आह! वेदांश दहाड़ा जैसे ही आर्यन ने उस पर अंतिम प्रहार किया। आर्यन का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही झटके में वेदांश को खत्म कर दिया। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने वेदांश को हरा दिया था। तालियों की गूंज सुनाई दी। शीतल तालियां बजा रही थी क्योंकि आर्यन ने वेदांश को परास्त कर दिया था। तुम्हारा काम हो गया? शीतल को वहां देखकर आर्यन ने पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। बेशक, मैंने उसे पकड़ लिया है। शीतल ने बताया कि तामसी उसकी गिरफ्त में है। अच्छा है, वो अब कहाँ है? आर्यन ने पूछा। वो तामसी से मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि वो टीना के साथ क्यों थी। क्षमा करें, लेकिन मैंने पहले ही किसी को उसे ले जाने के लिए कह दिया है। शीतल ने आर्यन से माफी मांगते हुए कहा कि उसने प्रिया को तामसी को ले जाने का आदेश दे दिया था। बहुत बुरा हुआ। आर्यन को थोड़ा पछतावा हुआ कि वो तामसी से बात नहीं कर पाया। शायद किसी और समय। शीतल ने आर्यन को दिलासा देने की कोशिश की। क्या योजना बनाई जा रही है? आर्यन जानना चाहता था कि शीतल के मन में क्या चल रहा है। वो इस मामले के बारे में पता लगाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अभी ज्यादा पूछना शायद ठीक ना हो। सब कुछ हो गया है।
क्यों ना हम इसे डेट पर जाकर मनाएं? आर्यन ने शीतल से कहा। आर्यन शीतल के और करीब जाना चाहता था। ये कहा जा सकता है कि वो शीतल के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन के लिए अपनी किस्मत आजमाना बुरा नहीं था। क्या ये संभव था कि वो इस खूबसूरत देवी को अपना बना सके? शीतल काफी मिलनसार महिला थी। सभी देवियों में से शायद वो पहली बार मिलने पर सबसे अधिक मित्रवत थी। शीतल आर्यन के साथ बहुत घुली मिली लग रही थी, जैसे वो उसे पहले से बहुत अच्छे से जानती हो। ये पहली बार है कि किसी ने मुझे बाहर जाने के लिए पूछने की हिम्मत की है, शीतल ने आर्यन से कहा। गॉड रेल्म में शीतल से ऐसा कहने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। केवल आर्यन ही ऐसा कुछ करने का साहस कर सकता था। शीतल एक ऐसी पूजनीय हस्ती थी जिसका गॉड रेल्म में हर कोई सम्मान करता था। लोग केवल उसे दूर से निहारने की हिम्मत करते थे। कोई भी मूर्ख शीतल से ऐसा सवाल पूछने का साहस नहीं करता था। उन्हें डर था कि ठुकरा दिए जाने पर उनका अपमान होगा और इसका उनके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। तुम चाहती हो या नहीं? आर्यन ने शीतल से उसका जवाब मांगा। बेशक, मैं तुम्हारे निमंत्रण को क्यों मना करूंगी? शीतल सहमत हो गई। उसने आर्यन के साथ जाने के लिए हाँ कह दी। वाह, तुम भी कमाल हो। तुम उस जैसी देवी को डेट पर ले जाने के लिए कितने बहादुर हो। अवनी आखिरकार प्रकट हुई। उसने शीतल को बाहर ले जाने का साहस दिखाने के लिए आर्यन की प्रशंसा की। क्या बात है, थोड़ा करीब आने और उसे जानने में कोई बुराई नहीं है, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन शीतल को जानना चाहता था, क्योंकि शीतल के बारे में अभी भी बहुत सी बातें रहस्यमयी थीं। इस महिला के करीब आना आसान नहीं होगा, तुम्हें और ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, अवनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से कहा कि शीतल के साथ रहते हुए उसे थोड़ा और साहसी बनना चाहिए। पहले स्थिति देखनी होगी, आर्यन ने कहा। उसके लिए बहुत ज्यादा आक्रामक होना मुमकिन नहीं था। शायद शीतल को ये पसंद ना आए। कल रात तुम काफी आक्रामक थे। मैंने देखा कि उसे तुम्हारा किया हुआ पसंद आ सकता है, अवनी ने आर्यन से कहा। अध्याय 1667 शीतल के साथ डेट। कल रात की बात मायने नहीं रखती, मैं बस उसे सहज महसूस कराना चाहता था, आर्यन ने अवनी से कहा। लेकिन इस बात को देखते हुए कि तुमने उसे वर्जित फल का स्वाद चखा दिया है, मुझे लगता है कि उसके लिए कल रात जो हुआ उसे भूलना काफी मुश्किल होगा, अवनी ने आर्यन से कहा। मुझे नहीं पता, शीतल बहुत उलझी हुई लगती है। इस महिला का दिमाग बहुत जटिल है और शायद इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। आर्यन के लिए ये एक चुनौती थी। वो शीतल को समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहा था। तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने अपना इरादा बदल लिया है? शीतल ने आर्यन को सोच से जगाया। उसने पूछा कि क्या आर्यन का मन बदल गया है? बेशक नहीं, आर्यन ने कहा कि उसने अपना मन नहीं बदला है। वो स्वाभाविक रूप से शीतल की स्वीकृति से खुश था। उसे फिर कब ऐसा कुछ करने का मौका मिलता? उससे पहले क्यों ना हम इस जगह की सफाई कर दें? आर्यन ने शीतल से कहा कि वो इस जगह को साफ कर दे। शीतल ने अपना हाथ लहराया और पल भर में वो शोध सुविधा नष्ट हो गई और जमीन के बराबर हो गई। शीतल ने वहां एक मुहर लगा दी जिससे लोग उस जगह की खुदाई न कर सकें। अब यह जगह बहुत सुरक्षित होगी। सब कुछ जमीन के नीचे सील कर दिया गया है और कोई भी इसे दोबारा नहीं निकाल पाएगा, शीतल ने आर्यन से कहा। शीतल ने यह काम बहुत तेजी से किया। बहुत कम समय में उसने उस जगह को नष्ट कर दिया और सील कर दिया। शिन कबीले का क्या? आर्यन ने शीतल से पूछा कि क्या वे शिन कबीले का भी ख्याल रखेंगे या नहीं। मैं ये मामला तुम पर छोड़ती हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या करना है, शीतल ने यह मामला आर्यन के हाथ में सौंप दिया। ही मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन काफी खुश था। वो इस बात से प्रसन्न था कि वो शिन कबीले के साथ जो चाहे कर सकता है। मास्टर, आप क्या करने वाले हैं? अवनी ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन क्या कदम उठाएगा। चूंकि शिन कबीले का व्यवसाय काफी बड़ा है, इसलिए मैं अकेले ही उनके व्यवसाय को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। मायरा को इस मामले में मदद करने के लिए कहो। मैं चाहता हूं कि वो 2 सप्ताह में शिन कबीले पर नियंत्रण कर ले। यदि आवश्यक हो तो हमारे पास मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग करो, आर्यन ने अवनी को आदेश दिए। मैं तुरंत आपकी बात पहुंचा दूंगी, अवनी ने कहा कि वो तुरंत आर्यन का अनुरोध मायरा तक पहुंचा देगी। चलो चलें, आर्यन शीतल को लेकर शहर की ओर चल दिया। उसने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे शहर ले गया। शहर काफी सुंदर था, इसलिए शीतल को डेट पर ले जाने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त जगह हो सकती थी। शीतल को आर्यन खींचकर ले जा रहा था और अजीब बात यह थी कि आर्यन ने जब उसका हाथ पकड़ा तो शीतल ने कोई विरोध नहीं किया। आर्यन और शीतल शहर पहुंचे और उन्होंने शहर में घूमना शुरू कर दिया। आर्यन और शीतल की उपस्थिति आंखों को बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी, जिससे सड़क पर मौजूद पुरुष और महिलाएं उनकी ओर देखने लगे। वो सुंदर आदमी कौन है? वो खूबसूरत महिला कौन है? हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था। वे सभी जानना चाहते थे कि आर्यन और शीतल कौन है। ऐसा लगता है कि हम बहुत अधिक ध्यान खींच रहे हैं। शीतल ने देखा कि वे बहुत आकर्षक लग रहे थे और आसानी से हर किसी की नजरों का केंद्र बन रहे थे। क्षमा करें, ऐसा नहीं लगता कि ये सब आसानी से हो पाएगा, आर्यन ने शीतल से माफी मांगी।
ऐसा लगता था कि उनकी डेट आसान नहीं होगी क्योंकि वे दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। कोई बात नहीं, शीतल इसे समझ सकती थी। क्या तुम किसी खास जगह जाना चाहती हो? आर्यन ने शीतल से पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां वो जाना चाहती है। क्या हम कहीं शांत जगह जा सकते हैं? शीतल एक शांत जगह चाहती थी, उसे शांति पसंद थी। आर्यन ने एक शांत जगह के बारे में सोचा। उसे लगा कि फिलहाल के लिए एक लग्जरी रिसॉर्ट सबसे अच्छा स्थान होगा। भीड़ को शीतल की ओर देखते हुए बाहर जाना परेशानी भरा होगा। आर्यन के लिए बेहतर था कि वो उन दोनों के लिए एक जगह बुक कर ले। तो मेरे साथ आओ। आर्यन ने शीतल को आमंत्रित किया और उसे एक मनोरंजन सेवा प्रदाता के पास ले गया। आर्यन ने उनसे पूछा कि वो उन दोनों के लिए एक उपयुक्त रिसॉर्ट की तलाश में है। मुझे बताओ कि कौन सी जगह अच्छी है जहां का नज़ारा सुंदर हो, आर्यन ने अपने सामने खड़े कर्मचारी से कहा। मास्टर, फ्लेम डॉन स्टार रेल्म अपने सूर्योदय के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों ना आप तट पर किसी जगह की कोशिश करें, वो बहुत अच्छी जगह है, कर्मचारी ने आर्यन को बताया। आर्यन ने इस बारे में सोचा। वो सूर्योदय का नज़ारा बहुत खूबसूरती से देख सकता था, साथ ही समुद्र तट शायद छुट्टियां मनाने और साथ समय बिताने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। क्या तुम जाना चाहती हो? आर्यन ने जाने से पहले स्वाभाविक रूप से शीतल से पूछा कि क्या उसे ऐसी जगह जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। कोई समस्या नहीं है, शीतल ने सब कुछ आर्यन पर छोड़ दिया। उसने आर्यन को जगह चुनने दी। मैं यहाँ की सभी जगह बुक करता हूँ, आर्यन ने तुरंत अपने लिए सभी टिकट बुक करने को कहा। वो नहीं चाहता था कि कोई और उन्हें परेशान करे। क्या आप वास्तव में गंभीर हैं? कीमत बहुत महंगी होगी, कर्मचारी ने आर्यन से कहा। कर्मचारी को यकीन नहीं था कि आर्यन उन सभी को किराए पर लेने का खर्च उठा सकता है। शायद तुम सही हो, तो मैं उस जगह के आसपास की सभी संपत्तियां ही खरीद लेता हूं, आर्यन ने कर्मचारी से कहा। कर्मचारी आर्यन की बात सुनकर लगभग बेहोश होने वाली थी। कर्मचारी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मैनेजर को बुलाने का फैसला किया। देखो तुमने क्या किया, तुमने उसे डरा दिया, शीतल ने आर्यन से कहा। क्या गलत है? मैं बस सभी मौजूदा संपत्तियों को खरीदना चाहता हूं, बेचने के बजाय सीधे क्यों न खरीद लिया जाए, आर्यन ने उत्तर दिया। शीतल असहाय थी। युवा मास्टर, युवा महिला, क्या बात है? मैनेजर वहां आई और उसने आर्यन और शीतल से समस्या के बारे में पूछा। मैं इस जगह के आसपास की सभी समुद्र तट संपत्तियां खरीदना चाहता हूं, क्या आप इन्हें बेच रहे हैं? आर्यन ने मैनेजर से कहा। सर, ऐसा लगता है कि यह मुश्किल होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका मूल्य बहुत अधिक हो सकता है, मैनेजर ने आर्यन से कहा। बस कीमत बताओ, आर्यन ने अपने सामने खड़ी मैनेजर से कहा। यदि आप वास्तव में जिद कर रहे हैं, मैनेजर ने आखिरकार आर्यन को संपत्ति का मूल्य बताया। मैनेजर ने आखिरकार अंदाजे से कीमत बताई। उसने उन सभी संपत्तियों की कीमत बताई जो आर्यन खरीदना चाहते थे। ठीक है, मैं इस कीमत से सहमत हूं, आर्यन के लिए यह काफी अच्छा था। मैनेजर आर्यन की बात सुनकर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आर्यन की बात सुनकर वो क्या कहे। आर्यन ने डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल का एक ढेर निकाला। ये सब इस संपत्ति के भुगतान के लिए था। मैनेजर ये देखकर स्तब्ध रह गई, जबकि दासी आर्यन द्वारा निकाली गई चीज को देखकर वहीं पर तुरंत गिर गई। अध्याय 1668 सानवी। क्या ये काफी है? आर्यन ने अपने सामने खड़ी मैनेजर से पूछा। मैनेजर अभी भी अवाक थी। आर्यन ने जो अभी किया था उसे देखकर उसके पास शब्द नहीं थे। ओई, आर्यन ने फिर से मैनेजर को टोका और पूछा कि क्या वो इसे खरीद सकता है या नहीं। मैनेजर अभी भी चुप थी। वो आर्यन को सच बताने में असमर्थ महसूस कर रही थी। क्या बात है, क्या तुम इसे नहीं बेच रही हो? आर्यन ने मैनेजर की आंखों में देखते हुए पूछा। मैनेजर ने घबराते हुए कहा कि उसका ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। तो फिर क्या? अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, आर्यन ने मैनेजर को सीधे चेतावनी दी। ये देखकर कि मैनेजर उसे झूठ बोलकर टालने की कोशिश कर रही थी, आर्यन ने तुरंत धमकी दी। मैनेजर बहुत भ्रमित थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति में क्या किया जाए। वो आर्यन की बात माने या नहीं। तुम अपने मालिक को यहां क्यों नहीं बुलाती? शीतल ने मैनेजर को सुझाव दिया। मैं उन्हें तुरंत यहां बुलाती हूं। मैनेजर इस समस्या को सुलझाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसे अपने बड़े बॉस की मदद की जरूरत थी। मैनेजर जल्दबाजी में वहां से चली गई। आर्यन का सामना करते समय वो पहले ही बहुत घबरा चुकी थी। शुरुआत में उसे लगा था कि आर्यन सिर्फ एक बच्चा है जो शीतल के सामने अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में आर्यन एक सक्षम व्यक्ति था। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? शीतल ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने जो किया वो काफी अधिक था। क्या ज्यादा है? मैं बस इस जगह को अपने लिए खरीदना चाहता था। वैसे भी अगर हम अपनी मर्जी से इस जगह पर आ सकें तो ये आसान होगा, आर्यन ने शीतल को उत्तर दिया। आर्यन इस जगह का उपयोग शिन कबीले के व्यवसाय को नष्ट करने के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में करना चाहता था, इसीलिए वो इसे शीतल के साथ निजी उपयोग के लिए खरीदेगा। इसके बाद आर्यन मायरा से इस खरीदी गई जगह का उपयोग उनके लाभ के लिए करवाएगा। शीतल समझ गई थी कि आर्यन क्या चाहता था। आर्यन एक बहुत बड़ी योजना बना रहा था। वो रिजॉर्ट का उपयोग शिन कबीले से व्यवसाय छीनने के स्थान के रूप में करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ क्या समस्या है? एक युवती प्रकट हुई। उसने पूछा कि इस जगह पर क्या बात हो गई है।
मास्टर, जब उस युवती ने शीतल को देखा तो उसने तुरंत सम्मान देने का इरादा किया। शीतल ने तुरंत उस महिला को झुककर प्रणाम करने से मना कर दिया। उसने उससे ऐसा न करने को कहा। ऐसा लग रहा था कि शीतल उस महिला को जानती थी जो अभी अभी आई थी। उस युवती को सुंदर कहा जा सकता था। उसकी सुंदरता का अपना एक अलग ही आकर्षण था और उसके चारों ओर एक मजबूत शाही आभा थी। इसे देखकर कोई भी कल्पना कर सकता था कि ये महिला किसी अमीर परिवार की राजकुमारी है या शायद किसी शाही परिवार से है। इस युवती के पास प्रकाश की शक्ति थी, इसलिए ये शीतल की देखरेख में पली बढ़ी थी। शीतल प्रकाश की शक्ति वाले सभी लोगों को इकट्ठा करती थी। वो उन्हें देखती थी और एक बार जब वे पर्याप्त मजबूत हो जाते थे तो उन्हें उनके समाज और परिवार में उपयोगी बनने के लिए वापस भेज दिया जाता था। प्रकाश की शक्ति वाले लोगों का बहुत सम्मान किया जाता है। जो लोग प्रकाश की शक्ति का उपयोग करते हैं उनका गॉड रेल्म में हर किसी के दिल में एक विशेष स्थान है। वे उन लोगों में से हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से और उनके परिवारों में विशेष व्यवहार मिलता है। मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। क्या समस्या है? कृपया मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी है, युवती ने आर्यन से विनम्रतापूर्वक कहा। अभी अभी इस मैनेजर ने रिजॉर्ट संपत्ति की कीमत बताई थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है और वो इसे बेचना नहीं चाहती, भले ही मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, आर्यन ने युवती से कहा। युवती ने मैनेजर की ओर देखा कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है। जो हुआ उसके लिए खेद है, लेकिन हम इसे केवल किराए पर देते हैं और बेचते नहीं हैं। युवती ने आर्यन से माफी मांगी। बताओ तुम्हें कितना चाहिए? आर्यन को ये जगह पसंद आ गई थी और वो इसे युवती के हाथों से खरीदना चाहता था। युवा मास्टर, हम इसे नहीं बेचते हैं, युवती ने स्पष्ट किया कि वो इसे किसी को नहीं बेचेगी। आर्यन को लगा कि इस महिला के साथ समझौता करना काफी मुश्किल है। बस इतना बताओ कि तुम क्या कीमत चाहती हो? शीतल ने आर्यन की मदद की। उसने पूछा कि आर्यन द्वारा चुनी गई रिजॉर्ट की कीमत कितनी है। ये? युवती ये सुनकर हैरान रह गई थी कि शीतल उस युवक की मदद क्यों कर रही थी। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? चूंकि शीतल ने आर्यन की मदद की थी, इसलिए युवती के पास कीमत बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने शीतल का सम्मान करते हुए पीछे हटने का फैसला किया। ओह, तो ये अभी भी कम है, फिर मुझे और जोड़ना होगा। युवती ने जो कीमत मांगी थी वो थोड़ी अधिक थी। आर्यन को अभी भी कुछ और क्रिस्टल जोड़ने पड़े। युवती ने आर्यन को देखा जो आसानी से क्रिस्टल निकाल रहा था। उसने ध्यान देना शुरू किया कि आर्यन शायद किसी प्रभावशाली परिवार से हो सकता है। तुम इन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले जाओ, युवती ने अपने पास खड़ी मैनेजर से कहा। मैडम, क्या आप वाकई गंभीर हैं? मैनेजर ने युवती से पूछा। वो थोड़ा डरी हुई थी। वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूं, बहुत ज्यादा सवाल मत पूछो, युवती ने मैनेजर को आदेश दिया। ठीक है, मैं समझ गई। मैनेजर की अब और हिम्मत नहीं हुई। उसने इस मामले के बारे में फिर से पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शुरुआत से ही ये उसकी ही गलती थी। युवा मास्टर, मेरे साथ आइए, मैनेजर ने आर्यन को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आमंत्रित किया। आर्यन मैनेजर के पीछे चल दिया। वो जल्दी से सभी औपचारिकताएं पूरी करना चाहता था ताकि वो शीतल के साथ वहां से निकल सके। मास्टर शीतल। आर्यन के जाने के बाद युवती ने आखिरकार शीतल को मास्टर कहने की हिम्मत की। सानवी, बहुत समय हो गया, क्या तुम ठीक हो? शीतल ने उसके सामने खड़ी युवती से कहा, जिसका नाम सानवी था। मैं ठीक हूं, मैं भीड़ के केंद्र के आसपास के विभिन्न सितारों में पारिवारिक व्यवसाय को संभालने की कोशिश कर रही हूं, सानवी ने बताया। ऐसा लगता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, शीतल ने सानवी से कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब मास्टर की वजह से है। अगर मास्टर ने मुझे शक्ति को नियंत्रित करने की बुनियादी बातें नहीं सिखाई होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, सानवी ने शीतल से कहा। शीतल ने सिर हिलाया। वो सानवी की बात सुनकर खुश थी। मास्टर शीतल, ये पूछने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके साथ वो आदमी कौन है? मैंने आपको कभी किसी पुरुष के साथ इस तरह बाहर निकलते नहीं देखा। सानवी की अपनी जिज्ञासा प्रकट हुई। क्या तुम उसकी ओर आकर्षित हो? शीतल ने मुस्कुराते हुए सानवी से पूछा। अध्याय 1669। वाह, आप कितनी सुंदर हैं। नहीं, मैं भला उनमें दिलचस्पी क्यों लेने लगी? ये हमारी पहली मुलाकात है, सानवी ने शीतल से कहा। जब तुम इस तरह इनकार करती हो तो मुझे और भी यकीन हो जाता है, शीतल ने सानवी से कहा। सानवी का चेहरा लाल हो गया। शीतल की बात सुनकर वो शर्माती हुई लग रही थी। मास्टर शीतल, कृपया मुझे और मत छेड़िए, सानवी ने शीतल से उसे और न चिढ़ाने का अनुरोध किया। तुम बहुत प्यारी हो, शीतल ने सानवी से कहा। शीतल ने देखा कि सानवी बहुत मासूम लग रही थी, खासकर तब जब शीतल उसे चिढ़ा रही थी। शीतल की बातें सुनकर सानवी काफी शर्मिंदा थी। शीतल की बातें वास्तव में उसे संकोच में डाल देने वाली थीं। मास्टर शीतल, क्या मैं जान सकती हूं कि आपने उसे यह संपत्ति खरीदने में मदद क्यों की? सानवी ने शीतल से पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसे वो करने से नहीं रोक पाती जो वो चाहता है, शीतल ने सानवी को उत्तर दिया। आपका क्या मतलब है? सानवी शीतल की बात का अर्थ समझ नहीं पाई और भ्रमित दिखी। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पसंद की चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम्हारा उसे रोकना बेकार होता,
शीतल ने आर्यन के बारे में सानवी को समझाया। लेकिन वो अभी बहुत छोटा है, इस दुनिया में अभी भी बहुत शक्तिशाली लोग हैं, क्या वो जो कर रहा है उससे उसे खुद को खतरा नहीं होगा? सानवी ने शीतल से अपनी चिंता जताई। सानवी को डर था कि आर्यन जो कर रहा है उसे खतरे में डाल सकता है। सैद्धांतिक रूप से इस गॉड रेल्म में कई मजबूत लोग थे जिन्हें नाराज करना भारी पड़ सकता था। अगर आर्यन इसी तरह रहा तो एक दिन वो किसी बड़ी शक्ति से टकरा जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। शीतल सानवी की बात सुनकर मुस्कुराई। उसे लगा कि सानवी की सोच बहुत अच्छी है, वो अभी भी दूसरों की परवाह करती है। ऐसा लगता है कि शीतल द्वारा दी गई शिक्षा का सानवी अभी भी पालन कर रही है। तुम सही कह रही हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे रोक सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके पास काफी अच्छी क्षमताएं हैं, शीतल ने सानवी से कहा। उसमें ऐसी क्या खूबी है? सानवी जिज्ञासु हो गई। आर्यन की क्षमता कितनी अच्छी थी कि शीतल जैसी हस्ती ने भी इसे स्वीकार किया। वो वापस आ गया है, शीतल ने सानवी से कहा। आर्यन अब वापस आ गया था और उसने औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। मेरा काम हो गया, अब चलें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सानवी, आर्यन ने शीतल को चलने के लिए कहा और जाने से पहले सानवी का अभिवादन करना नहीं भूला। आर्यन को अब इस युवती का नाम पता चल गया था। मैनेजर ने आर्यन को सब कुछ समझा दिया था। सानवी ने धीरे से सिर हिलाया। वो आर्यन का अवलोकन करती रही। वो जानना चाहती थी कि शीतल ने अभी जो कहा उसका क्या अर्थ था। सब कुछ खत्म करने के बाद आर्यन और शीतल उस जगह पहुंचे जिसे आर्यन ने अभी खरीदा था, ताकि वे वहां अपना समय बिता सकें। सानवी ने आर्यन और शीतल को जाते हुए देखा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शीतल किसी पुरुष के इतने करीब हो सकती है। सानवी के लिए शीतल एक अत्यंत महान और पवित्र महिला थी। वो कई लोगों द्वारा पूजी जाने वाली सुंदर देवियों में से एक थी। अब तक शायद ही कोई शीतल के करीब आ पाया था, भले ही उनके पास पूरे गॉड रेल में अत्यंत उच्च शक्ति और पद क्यों न हो। ये आदमी कौन है? मास्टर शीतल उसके बहुत करीब दिख रही हैं। सानवी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और ये उसे बेचैन कर रहा था। सानवी को लगा कि उसे आर्यन की पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि उसकी ताकत कैसी थी। मैनेजर, सानवी ने अपने बगल में खड़ी मैनेजर से कहा। क्या बात है युवा महिला? मैनेजर अभी भी जो हुआ था उसके लिए दोषी महसूस कर रही थी। सानवी के सामने होने पर वो केवल अपना सिर झुकाने की हिम्मत कर पा रही थी। तुम अभी वाले आदमी के बारे में जानकारी जुटाओ, मैं चाहती हूं कि कल तक उसकी रिपोर्ट मेरे पास पहुंच जाए, सानवी ने मैनेजर को आदेश दिया। ठीक है, मैं इसे तुरंत करूंगी। मैनेजर तुरंत वहां से चली गई और आर्यन के बारे में जानकारी खोजने में जुट गई। सानवी भी वहां से चली गई। उसके पास अभी बहुत काम था, इसलिए वो उस जगह पर और नहीं रुक सकती थी। आर्यन और शीतल समुद्र तट पर पहुंचे। दोनों उस जगह पहुंचे जिसे आर्यन ने अभी खरीदा था। यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। आर्यन ने स्वीकार किया कि इस जगह का दृश्य बहुत अच्छा है। उसे यहाँ का वातावरण काफी पसंद आया। हम इस जगह पर कुछ समय बिताएंगे, आर्यन ने शीतल से कहा। वो शीतल के और करीब आया और उसने शीतल की कमर में हाथ डालने की कोशिश की। आर्यन ने काफी साहस दिखाया था। वो शीतल के करीब आने के लिए बहुत बहादुर बन रहा था। ऐसे मत करो, शीतल ने तुरंत आर्यन का हाथ हटा दिया। इस बार शीतल ने आर्यन को मना कर दिया। आर्यन थोड़ा निराश हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस बार जो उसने किया उसे शीतल ने अस्वीकार कर दिया था, भले ही आर्यन केवल शीतल के करीब होना चाहता था। तो हम क्या करने वाले हैं? शीतल ने आर्यन से पूछा। शीतल कभी डेट पर नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। यह आसान है, हमें बस मजे करने हैं और जो हमारा मन करे वो करना है, आर्यन ने शीतल से कहा। तो ऐसा है, शीतल तुरंत समझ गई। अब उसे पता चल गया कि डेट पर क्या करना चाहिए। यहां सिर्फ हम दोनों हैं, इसलिए इसका आनंद लेते हैं, आर्यन ने शीतल से कहा। आर्यन ने पहले ही मैनेजर से सभी को वहां से हटाने के लिए कह दिया था, इसलिए अब वहां सिर्फ वे दोनों थे और उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं था। आर्यन ने आरामदायक कपड़े पहन लिए क्योंकि उसके सामने एक विशाल समुद्र तट था। उसने अपने सामान्य कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। आर्यन ने शीतल से भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा, लेकिन शीतल ने उसे मना कर दिया। वो अभी भी अपने पूरे ढके हुए कपड़ों को ही पहनना पसंद करती थी। ये देखकर आर्यन थोड़ा निराश हुआ, हालांकि वो चाहता था कि शीतल स्नान के कपड़े पहने। अगर शीतल ऐसा कुछ करने के लिए तैयार होती तो शायद ये बहुत अच्छी बात होती। आर्यन कल्पना करने लगा कि जब शीतल स्विमसूट में होगी तो कैसा नजारा होगा। वो निश्चित रूप से बहुत असाधारण होता। तुम पक्का कुछ कामुक सोच रहे हो, शीतल पास आकर आर्यन से बोली। आर्यन ने तुरंत शीतल की ओर देखा। वो पहले ही उसके पास खड़ी थी। शीतल ने इस समय बहुत ही सुंदर कैजुअल पोशाक पहनी हुई थी। शीतल के बाल एक पोनीटेल में बंधे थे, जिससे गर्दन का हिस्सा आर्यन की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आर्यन देख सकता था कि शीतल इस रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। वो किसी ऐसी देवी की तरह थी जो स्वर्ग से नीचे उतरी हो। वाह, आप कितनी सुंदर हैं! इतनी सुंदरता के साथ आप वास्तव में एक देवी कहलाने के योग्य हैं, आर्यन ने शीतल से कहा। शीतल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आर्यन की तारीफ सुनकर उसे खुशी हुई। आर्यन की प्रशंसा सुनकर उसका दिल बाग बाग हो गया। तो विपरीत लिंग द्वारा प्रशंसा किए जाने पर ऐसा महसूस होता है। शीतल को एक नया अनुभव मिला। उसे आर्यन से एक अच्छा और नया अनुभव प्राप्त हुआ।
अध्याय 1670 देवी को तैरना सिखाना। चूंकि स्थिति ऐसी है तो क्यों ना हम समुद्र में तैरें, आर्यन ने शीतल से कहा। शीतल आर्यन की बात सुनकर अचंभित रह गई। इससे पहले कि शीतल आर्यन की बात का जवाब दे पाती, आर्यन ने उसे समुद्र की ओर खींच लिया। आर्यन शीतल को समुद्र में ले गया। दोनों पानी के अंदर गए और गहराई में तैरने लगे। पुआ! शीतल ने आर्यन को कसकर पकड़ लिया। उसने आर्यन के शरीर को मजबूती से थाम रखा था। थोड़ी देर बाद ही वो आर्यन के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हुई। आर्यन को अजीब लगा, शीतल ऐसा क्यों कर रही थी और उसे इतनी मजबूती से क्यों चिपकी हुई थी। ऊपर से शीतल अपनी शक्ति का उपयोग कर रही थी। वह फिलहाल गहन ऊर्जा का उपयोग करके समुद्र पर तैर रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? आर्यन ने शीतल से पूछा। मुझे तैरना नहीं आता, शीतल ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि वह तैरना नहीं जानती। अगर शीतल अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती तो वो शायद डूब जाती। आर्यन जोर से हंसने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शीतल को तैरना नहीं आता होगा। ऐसा लग रहा था कि शीतल जैसी सुंदर महिला की भी कुछ कमियां हैं। तुम किसी की कमजोरी पर कैसे हंस सकते हो? शीतल ने आर्यन से कहा। उसे बुरा लगा कि आर्यन उस चीज पर हंस रहा था जो वह नहीं कर सकती थी। आखिरकार ये बहुत मजेदार था, आर्यन ने शीतल से कहा। उसे लगा कि शीतल ने जो कहा वो काफी मनोरंजक था। शीतल इस बात से नाखुश होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वह आर्यन से रूठ रही थी। इतनी सी बात पर परेशान मत हो, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, आर्यन ने शीतल से कहा। चूंकि शीतल को तैरना नहीं आता था, इसलिए आर्यन ने उसे सिखाने का फैसला किया। ये करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था। एक उच्च प्रतिभा वाली महिला होने के नाते शीतल को इसे आसानी से सीख लेना चाहिए था। ठीक है, तुम मुझे ध्यान से देखो, आर्यन ने शीतल से कहा। आर्यन ने तैरने का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने शीतल को बुनियादी चालें दिखाईं। शीतल ने आर्यन को देखा और उसकी हर हरकत का अध्ययन किया। अब तुम कोशिश करो, आर्यन ने शीतल को प्रयास करने के लिए कहा। शीतल वापस पानी में गई। उसने वही करना शुरू किया जो आर्यन ने पहले दिखाया था। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, वह तुरंत नीचे की ओर डूबने लगी। ये देख आर्यन तुरंत गया और शीतल की मदद की। उसने देखा कि शीतल अभी भी वह नहीं कर पा रही थी जो उसने दिखाया था। हालांकि ये बहुत आसान चाल थी, आर्यन ने शीतल से कहा। मैं तैरने में अच्छी नहीं हूं, शीतल ने आर्यन से कहा। शायद वह वास्तव में इस काम में कुशल नहीं थी। शीतल ने लंबे समय तक अध्ययन किया था, लेकिन ये दुख की बात थी कि वह अभी भी इसे नहीं कर पा रही थी। नहीं, चलो उथले पानी में चलते हैं, बुनियादी बातों से शुरू करते हैं, आर्यन ने शीतल से कहा। चूंकि शीतल वास्तव में नहीं कर पा रही थी, आर्यन ने उसे शुरू से सिखाने का निर्णय लिया। आर्यन ने शीतल के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने शीतल से अपने पैरों को ऐसे हिलाने को कहा जैसे वह तैर रही हो। शीतल ने आर्यन की बात मानने की कोशिश की। उसे संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे शीतल को तैरने की आदत होने लगी। वह धीमी गति से तैरने में सक्षम होने लगी, भले ही वो आर्यन को पकड़कर कर रही थी। बहुत अच्छे, आर्यन ने सिर हिलाया। उसने देखा कि बुनियादी प्रशिक्षण शीतल के लिए बहुत अच्छा था। शीतल समझने लगी थी। वह अपनी स्थिति बनाए रखने लगी थी ताकि पानी में न डूबे। आर्यन ने नीचे की ओर शीतल को देखा। ऊपर से आर्यन को शीतल की गर्दन की रूपरेखा साफ दिखाई दे रही थी। ये एक अनूठा प्रलोभन था। आर्यन ने देखा कि यह खुद को रोकने के लिए बहुत मुश्किल था। एक युवक के रूप में आर्यन स्वाभाविक रूप से स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसे अभी भी खुद को रोकने में कठिनाई हो रही थी। आर्यन एक ढीला पतलून पहना हुआ था। इस वजह से शीतल का चेहरा, जो कि सामने की ओर था, अनजाने में आर्यन के शरीर के निचले हिस्से से टकराया। नीचे शीतल बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे इस स्थिति पर बहुत लज्जा आ रही थी। सच कहा जाए तो जो हुआ वो काफी संकोच पैदा करने वाला था। शीतल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या कहे। अगर शीतल इस बारे में कुछ कहती तो निश्चित रूप से एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती। इसीलिए शीतल ने कुछ नहीं कहने का फैसला किया और जो हो रहा था उसे सहन करने का मन बना लिया। इसके पास यहाँ नीचे कुछ बड़ा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह हर महिला को अपना दीवाना बना सकता है। शीतल ने मन ही मन स्वीकार किया कि आर्यन के पास कुछ महान था। इसीलिए यह अजीब नहीं था कि आर्यन प्रिया और अन्य मजबूत बहनों को हराने में सक्षम था। शीतल ने अपना पूरा ध्यान तैरने की ओर लगाने की कोशिश की। जो हुआ उससे शर्मिंदा होकर शीतल गंभीर हो गई। वह आर्यन के साथ सीखते समय बहुत ध्यान देने लगी। बहुत अच्छे, आर्यन ने शीतल की प्रशंसा की। शीतल बेहतर होती जा रही थी।
इस तेज विकास के साथ शीतल को आर्यन की मदद के बिना अकेले तैरने में सक्षम होना चाहिए था। जब शीतल को इसकी आदत हो गई तो आर्यन ने शीतल को छोड़ देने का फैसला किया। अब शीतल आर्यन की मदद के बिना तैरने की कोशिश कर रही थी। शीतल आखिरकार तैरने में सक्षम हो गई। वह पहले की तरह नहीं डूब रही थी। बहुत अच्छे, चलो और गहराई में चलते हैं, आर्यन ने शीतल से कहा। वह चाहता था कि शीतल पानी में अपने कौशल का परीक्षण करे। शीतल ने सिर हिलाया। वह समुद्र के गहरे हिस्से में गई। शीतल अब तैर सकती थी। वह अब डरी हुई नहीं थी। वह बहुत खूबसूरती से तैर और गोता लगा सकती थी। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। आर्यन ने देखा कि उसके सामने का दृश्य एक उत्कृष्ट मास्टरपीस जैसा था। शीतल को तैरते हुए देखना आंखों को बहुत सुकून देने वाला था। इस सुंदर दृश्य को देखकर कोई भी पुरुष खुद पर काबू नहीं रख सकता था। तुम उसके साथ क्यों नहीं मिल जाते? अवनी ने आर्यन से शीतल के साथ जाने को कहा। आर्यन के लिए शीतल के साथ जुड़ने का यह अत्यंत उपयुक्त समय था। 1 मिनट रुको, इसे थोड़ा और समय दो, मैं चाहता हूं कि इसे इसकी और आदत हो जाए, आर्यन ने अवनी से कहा। आर्यन जानता था कि साथ जुड़ने का सही समय कब होगा और अभी वह सही समय नहीं था। वह शीतल के साथ जुड़ने के लिए सही समय का इंतजार करेगा। शीतल वास्तव में इसका आनंद ले रही थी। उसे इस तरह तैरते हुए अच्छा लग रहा था। वह आखिरकार वह काम कर पाई जो वह पहले नहीं कर पा रही थी। इधर उधर तैरने की थोड़ी देर बाद शीतल बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। वह वास्तव में बहुत खुश थी। आज का दिन अब तक का सबसे शानदार दिन था। इन कुछ दिनों में शीतल ने खुद को एक सामान्य महिला की तरह महसूस किया। वह पवित्र देवी सेंटिस के पद से नहीं बंधी थी, जिसका हर कोई सम्मान करता था। जब शीतल शांत थी, आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम कहाँ थे? शीतल ने आर्यन से पूछा। इस बार शीतल ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना पूछा कि आर्यन कहाँ रह गया था।